हे गाइस, मेरा नाम है अर्चना। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर। अब ये एज ऑफ चौसर जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंग्लो सैक्सन और पार्ट 2 एंग्लो नॉर्मन पीरियड अगर आपने नहीं देखा है तो अब एज ऑफ चौसर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम इसको 3 नज़रिए से देखेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स उस समय का, फिर हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स उस समय का, फिर हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर उस समय का, ताकि आपको एज ऑफ चौसर अच्छे से समझ में आए। अब जो एज ऑफ चौसर में जो मेजर चीज़ हुई थी वो थी 100 ईयर्स वॉर, जो कि छिड़ी थी इन द ईयर 1337 में। अब ये दोनों देश के बीच में खराब रिलेशन होने के कई सारे कारण थे, पर जो मेजर कारण था वो मैं आपको बता दूं। अब उस टाइम पे पॉलिटिक्स में ये चल रहा था कि फ्रांस का जो राजा था वो था फिलिप द फेयर। अब उसके बेटे की हो जाती है मृत्यु, तो सवाल ये आता है कि फ्रांस का राजा कौन बनेगा। तो डिसाइड किया जाता है कि उनके चचेरे भाई फिलिप 6 फ्रांस के राजा बनेंगे। पर इसमें फिलिप द फेयर की बेटी का जो बेटा था एडवर्ड थर्ड, जो उस टाइम पे इंग्लैंड को रूल कर रहा था, वो हक जताने लगा फ्रांस के इस गद्दी पर। तो ये दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। अब हम देखते हैं युद्ध होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो जब इन द ईयर 1346 में बैटल ऑफ क्रीसी होता है, तब क्या होता है कि जो इंग्लैंड है उसके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं कंपेयर टू फ्रांस के सोल्जर्स, पर जो इंग्लैंड है उसके पास होता है एक विनाशकारी हथियार जो कि था लॉन्ग बो मेथड, और फ्रांस यूज़ कर रहे थे पुराना टाइप का मेथड जो था क्रॉसबो मेथड। अब जो ये लॉन्ग बो मेथड था वो अराउंड 900 यार्ड्स तक के इतनी दूरी तक जा सकता था, और 1 मिनट में 5 से 6 एरो एक सोल्जर मार सकता था। पर वहीं पर जो क्रॉसबो मेथड फ्रेंच यूज़ करते थे वो 1 मिनट में सिर्फ एक ही एरो मार सकते थे। तो इस तरीके से इंग्लैंड की हो जाती है जीत और फ्रांस हार जाता है। एज ऑफ चौसर का सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। अब इन ईयर 1310 में एक मिडिवल इन्वेंशन होता है मैकेनिकल क्लॉक का। अब ये जो मैकेनिकल क्लॉक है उसमें बहुत खासियत ये थी कि ये 24 आवर्स ऑफ द डे के साथ साथ ये भी बताता था कि ये आज कौन सा दिन है लूनार मंथ में। और इतना ही नहीं, मून के अलग अलग फेसेस भी यहाँ पर बताए जाते थे। सेंटर में मोस्टली गॉडेस फीबी का चित्र किया हुआ होता था। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई थी इंग्लैंड में। अब जब इंग्लैंड बैटल ऑफ क्रीसी जीत गया तो वो इंग्लैंड खुशियाँ मना रहा था, और दूसरी तरफ फ्रांस अपनी हार का शोक मना रहा था। उस टाइम ये दोनों ही देशों को नहीं पता था कि एक तबाही इनका इंतज़ार कर रही थी, जो कि था बिबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। अब इसे ब्लैक डेथ कहने के पीछे एक रीज़न है, जिसे भी ये बिबोनिक प्लेग हो जाता था, तकरीबन 1 से 3 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती थी, और उसकी जो स्किन है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती थी और लम्स हो जाते थे एग्स जैसे। तो इसलिए इसे कहा जाता था ब्लैक डेथ। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लैक डेथ हुई थी वो मोस्टली रैट्स के वजह से हुई थी। अब इन ईयर 1348 में पहले ये फ्लोरेंस में आती है,
उसके बाद इटली, फ्रांस, फिर इन ईयर 1349 में इंग्लैंड को भी ये ब्लैक डेथ हो जाता है, सब जगह पर ब्लैक डेथ फैल जाता है। उसके बाद जर्मनी, स्कैंडिनेविया और ऐसे करके पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में ये बुबोनिक प्लेग फैल जाता है और अराउंड हाफ ऑफ द यूरोप की एंटायर पॉपुलेशन वाइप हो जाती है। अब 1381 में पीसेंट्स रिवॉल्ट इंग्लैंड में होता है। अब इसका जो मेन कारण है उसको हम समझते हैं। अब इन ईयर 1377 में एडवर्ड III की हो जाती है मृत्यु, जिसके वजह से इंग्लैंड जीता था बैटल ऑफ क्रीसी। अब उनके बेटे, जिसे ब्लैक प्रिंस भी कहा जाता था, एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, उनकी भी 1 साल बाद हो जाती है मृत्यु। तो जब एडवर्ड के बेटे रिचर्ड II, जो कि सिर्फ 10 साल के हैं, उनको बना दिया जाता है राजा। अब इनके साथ साथ और 12 लोग काउंसिल में थे जो सिंहासन को चला रहे थे। तो अभी वॉर को फंड करने के लिए इन्होंने इम्पोज किया न्यू टाइप ऑफ टैक्स। अब टैक्स को उस समय पे हेड और पॉल भी बोला जाता था। तो अभी सारे इंग्लिश मैन को ये टैक्स भरना कंपलसरी था। अब जब ये पॉल टैक्स लगा गए तो फिर पीसेंट्स और जितने भी लोअर क्लासेस के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे और एक विद्रोह छिड़ जाता है इन ईयर 1381। अब एक सोल्जर होते हैं जिनका नाम होता है वॉट टेलर। ये और विद्रोह जितने भी केंट और एसेक्स से है वो मार्च कर लंदन में चले जाते हैं। अब लंदन में इन लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए होते हैं कि 2 दिग्गज इंसान, जो कि है आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और दूसरे है किंग के अंकल जॉन ऑफ गाउंट, इनकी कर देते हैं मर्डर। अब 2-3 दिन तक ये विद्रोह चलता रहता है और एक दिन जब वॉट टेलर किंग रिचर्ड के साथ बात कर रहे होते हैं, तब लंदन के एक मेयर वॉलवर्थ वो हत्या कर देते हैं ये वॉट टेलर की। अब ये जो रिवोल्ट होता है वो कोलैप्स हो जाता है, पर इसके बाद और एक इंसान आते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस पीसेंट्स रिवोल्ट में, जो कि है जॉन बॉल। अब जॉन बॉल ने लिखी थी एक बहुत ब्यूटीफुल कपलेट, When Adam lived and Eve span, who was then a gentleman? अब ये लाइन के थ्रू जॉन बॉल हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम सब एक ही फादर और मदर से जन्मे हैं तो कोई कैसे प्रूव कर सकता है कि कोई एक इंसान से दूसरा इंसान बेहतर है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि पीसेंट्स रिवॉल्ट में वॉट टेलर के साथ और एक इम्पॉर्टेंट इंसान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो था जैक स्ट्रॉ। अब देख लेते हैं लिटरेचर एज ऑफ चॉसर का। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है इन द ईयर 1375, जो लिखी गई थी बाय विलियम लैंगलैंड, विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। फिर 1380 में हम देखते हैं बाइबल ट्रांसलेट की जाती है इन इंग्लिश बाय जॉन विक्लिफ एंड हिज फॉलोअर्स। फिर उसके बाद 1387 में हम देखते हैं कि चॉसर कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू करते हैं। फिर इन ईयर 1390 जॉन गोवर कन्फेसियो अमेंटिस ये बुक लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्रोनोलॉजिकल वाइज सारा वर्क देखते हैं। पहला जो वर्क हम डिस्कस करेंगे वो है विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन बाय विलियम लैंगलैंड। अब ये एक एलिटरेटिव पोएम है और ये सर्वाइव करती है 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। अब ये लिखी गई है बाय डिवाइडिंग इन वर्जन A, B एंड C टेक्स्ट। अब ये एलिगरी है जो सटराइज करती है रिच को, लॉ को और चर्च को।
सेकेंड क्रोनोलॉजिकल फिलोसफिकल चीज़ हुई थी जो हुई थी बाइबल ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। अब जो इनके मेन कंट्रीब्यूटर थे वो थे जॉन विक्लिफ। अब जॉन विक्लिफ थे टीचर इन ऑक्सफोर्ड। अब इनके जो फॉलोवर्स थे उनको कहा जाता था लोलार्ड्स। सारे वर्क्स मैं डिटेल में आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। डिटेल में मैं एक कैंटरबरी टेल्स पे वीडियो बना दूँगी। अब आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि 1387 में चौसर बिगिन करते हैं कैंटरबरी टेल्स लिखना। अब ये मैग्नम ओपस है और ये इनकम्प्लीट वर्क है। अब 23 पिलग्रिम स्टोरीज़ बोलते हैं, तो टोटल जो चौसर ने इसमें रिकॉर्ड की है वो है टोटल 24 स्टोरीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि 23 पिलग्रिम्स और 24 स्टोरीज़, तो चौसर 2 स्टोरीज़ बताते हैं, इसलिए फिगर आता है 24 स्टोरीज़। अब इसके जो होस्ट है हैरी बेली, वो बोलते हैं कि टोटल सारे पिलग्रिम्स को 4-4 स्टोरीज़ बोलनी है, 2 कैंटरबरी जाते वक्त और जब वापस आ रहे हैं कैंटरबरी से तब 2 और बोलनी है। और जो भी बेस्ट स्टोरी टेलर होगा उसको फ्री सपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं जो कि लिखी गई थी जॉन गोवर के द्वारा। अब इसमें 141 स्टोरीज़ है और ये लिखी गई है इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। अब ये है कन्फेशन एक लवर का जिसका नाम है अमांस, और ये कन्फेस करता है अपना प्यार जीनियस को जो कि है प्रीस्ट ऑफ वीनस। अब नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं जो कि लिखी गई थी जॉन गोवर के द्वारा। अब इसमें 141 स्टोरीज़ है और ये लिखी गई है इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। अब ये है कन्फेशन एक लवर का जिसका नाम है अमांस, और ये कन्फेस करता है अपना प्यार जीनियस को जो कि है प्रीस्ट ऑफ वीनस। अब इसी के साथ एंड करते हैं अपना ये सेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।